नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी। आप लोगों का मर्द इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग अभी पढ़ रहे थे मुहावरा एवं लोकोक्तियां। वो समाप्त हो गया है, ठीक है। आज हम थोड़ा से पढ़ने वाले हैं हिंदी का जो सामान्य परिचय। हिंदी के सामान्य परिचय से भी काफी प्रश्न आते हैं, है ना। हिंदी के सामान्य परिचय में थोड़ा से हम देखेंगे, हिंदी का विकास क्रम देखेंगे, ये कैसे हुआ है, और उससे संबंधित तो राजभाषा से संबंधित कुछ देखेंगे, है ना। तो आज जो होगा वो हिंदी भाषा का सामान्य परिचय होगा और कुछ उसमें प्रमुख बोलियां भी होंगी, कुछ प्रमुख बोलियां भी होंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी का विकास क्रम, ठीक है। हिंदी का विकास क्रम, हिंदी का विकास क्रम। हिंदी का विकास क्रम, कोई बताएगा हिंदी का विकास क्रम क्या है? हिंदी का विकास क्रम कोई बताएगा? बताइए। सबसे पहले कौन सा है? संस्कृत। सबसे पहले है संस्कृत। संस्कृत। इसके बाद कौन सा होगा? संस्कृत के बाद अपभ्रंश कहां से आ जाएगा? हिंदी के बाद, हिंदी के बाद अपभ्रंश कैसे आ जाएगा? हिंदी के वो संस्कृत के बाद अपभ्रंश नहीं आता है भाई। इसके बाद आता है पाली, आता है पाली। इसके बाद आता है प्राकृत। तो इसके बाद आता है आपका अपभ्रंश, आता है ना, अपभ्रंश। तो उसके बाद अपभ्रंश के बाद होता है हिंदी, ठीक है। इसके बाद होता है हिंदी, ठीक है। ये होता है इसका हिंदी का क्रम। कभी कभी पेपर में 4 ऑप्शन देते हैं, वो 4 ऑप्शन में इस तरह का एक क्रम बना के दे देते हैं, ठीक है। हम ऐसे नीचे के लिख दिए हैं क्योंकि इसमें कुछ और बताना है हमें, नहीं तो ऐसे 4 ऑप्शन तुमको बना के दे देगा कि पूछ लेगा बताइए हिंदी का विकास क्रम कौन सा सही है, कौन सा सही रूप है। और एक बार नहीं, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये, तो क्रम जरूर याद है। इसमें कुछ और भी मिला देता है ना, कुछ और भी भाषाएं मिला देता है और बताता है बताइए इसमें कौन सा सही क्रम है। तो इसका सही क्रम जो है, इसमें 5 आएंगे, इतना याद रखना। प्राकृत तो सही तो लिखा है, अच्छा अब सही है। हाँ, देखो संस्कृत जो है वो कैसी भाषा है? अगर संस्कृत के बारे में बात करें तो कैसी भाषा है? ये भाषा है देववाणी भाषा है ना। इसको देववाणी बोलते हैं, देववाणी, ठीक है। इसके बाद जो पाली होता है, ये कैसी है? ये किसकी भाषा है? कैसे आया पाली? पाली कैसी भाषा है? देखिए पाली जो है ना, वो बौद्ध धर्म की भाषा है, ठीक है। ये जो है बौद्ध धर्म की भाषा है, बौद्ध धर्म की भाषा है। और बौद्ध गौतम बुद्ध ने पाली में क्या दिया है? हाँ, पाली में भाषा में अपने उपदेश दिया है। लिख लो यहीं पे कि बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिया है। यहीं से तमाम प्रश्न बन जाएंगे। अगर प्रश्न उसको बनाना होगा तो यहीं से तमाम प्रश्न बना देगा। इसके बाद आता है आपका प्राकृत। ये कैसी भाषा है? किसकी भाषा है? हाँ, अगर ये बुद्ध की भाषा है
तो ये जैन धर्म की भाषा होगी, ये जैन धर्म की भाषा है, जैन धर्म की भाषा। ठीक है, जितने भी जैन धर्म के लोग थे वो बोलते थे प्राकृत भाषा बोलते थे। ठीक है, जैन धर्म की भाषा है। और किसने जैन धर्म में सबसे ज्यादा उपदेश, जैन धर्म में किसने उपदेश दिया था? महावीर स्वामी कि ऋषभदेव पहले थे? हाँ, तो इसमें दिया है महावीर स्वामी। ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, है ना, कि प्राकृत जो है भाषा किसने प्राकृत भाषा में सर्वाधिक उपदेश दिए, तो ये भी पूछ सकता है कि महावीर स्वामी। ठीक है, लिख लो, आगे लिख लो वही से जैसे इसमें लिखा हुआ है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश दिए, उपदेश दिया या दिए। ठीक है, इसके बाद आता है अपभ्रंश। ये कैसी भाषा है? अपभ्रंश कैसी भाषा है? अपभ्रंश जो है कैसी भाषा है? ये ऐसी एक भाषा है ना, बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, ये बिल्कुल बिगड़ा हुआ रूप होता है। अपभ्रंश जो होता है वो बिगड़ा हुआ रूप होता है। कैसा रूप होता है? बिगड़ा हुआ रूप होता है। ये होता है बिगड़ा हुआ रूप, अपभ्रंश होता है बिगड़ा हुआ रूप। और हिंदी कैसी भाषा है? लास्ट में आपकी हिंदी आती है। हिंदी कैसी भाषा है? जो हिंदी है यह एक आधुनिक भाषा है, आधुनिक भाषा है। ठीक, अगर पूछ ले हिंदी कैसी भाषा है तो हिंदी आधुनिक भाषा है। अब यहां पे देखो प्रश्न कैसे बनाएगा। यहां पे जैसे उसने कह दिया पाली भाषा संबंधित है, उसने 4 ऑप्शन दिए। एक दिया बौद्ध धर्म से, एक दिया जैन धर्म से, एक दिया किसी और, 4 ऑप्शन देगा, है ना, ईसाई धर्म से दे दे या और किसी धर्म से दे दे। 4 धर्म देगा तुमको और पूछेगा पाली किससे संबंधित है। तो पाली के अंतर्गत कौन आता है? बौद्ध आते हैं, तो कौन हो जाएगा? बौद्ध हो जाएगा। वैसे ये भी बना सकता है, इस प्रश्न को भी बना सकता है, जैन धर्म से संबंधित है कौन सा? ये चार ऑप्शन दे दे तुमसे और पूछ ले, बताइए प्राकृत है, अपभ्रंश है, पाली है, संस्कृत है। कैसे भी करके वो प्रश्न बना सकता है। इस यहीं से कम नहीं 4 से 5 प्रश्न वो बना देगा एग्जाम में। जिस हिसाब से हिंदी का पेपर होने वाला है वो यहां से 4 से 5 प्रश्न कहीं से भी निकाल सकता है। एक प्रश्न तो बनना ही बनना है, 5 प्रश्नों में एक प्रश्न बनना ही बनना है। पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि हिंदी का विकास क्रम कौन सा सही है, ये 5 दे देगा, इसमें और भी कुछ ऐड कर देगा, एक यही बन जाएगा। संस्कृत कैसी भाषा है ये पूछ लेगा, प्राकृत किसकी है देव, और ये पाली किसकी है, प्राकृत किसकी है। अपभ्रंश कैसी भाषा हुआ है, 4 ऑप्शन में दे देगा, एक ऑप्शन बिगड़ा हुआ रूप, है ना। तो 5 से 6 प्रश्न यहीं से बन जाएंगे तुम लोगों के। ठीक है, अच्छा बताइए विश्व में सबसे ज्यादा कितनी पूरे विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं सबसे ज्यादा? एक बार बताए भी हैं हम, 10 भाषाएं बोली जाती हैं। उसमें से हिंदी का कौन सा स्थान है? जो 10 भाषाएं बोली जाती हैं उसमें से हिंदी का कौन सा स्थान है? छठवां नहीं, गलत, छठवां नहीं, बहुत पीछे कर दे कि हिंदी का कौन सा स्थान है? नहीं, चौथा भी नहीं। हिंदी का जो है 10 में से तीसरा स्थान है, तीसरा हिंदी का। पूरे विश्व में 10 सबसे ज्यादा, होती तो बहुत सारी भाषाएं हैं लेकिन 10 सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाएं हैं, है ना। और उसमें से हिंदी जो है हमारा वो तीसरी भाषा है, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली तीसरी भाषा। और पहली भाषा तो पता ही है सबको, कौन सी? चीनी। सबसे ज्यादा कौन सी बोली जाती है, पहली भाषा कौन सी है? चीनी भाषा। हाँ, सबसे ज्यादा चीनी।
मीठी होती है ना, तो हर जगह पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब हम राजभाषा के बारे में बात करेंगे। ठीक, इसको इतना नोट कर लो। ठीक, और एक पॉइंट और लिखा देते हैं यहीं पे। नोट हो गया ना ये? लिख लो, स्टार बना के लिख लो। मान लो पूछ ही ले, है ना। लिख लो, विश्व में सर्वाधिक सर्वाधिक 10 भाषा बोली जाती है, बोली जाती है, जिसमें से जिसमें से हिंदी का हिंदी का तीसरा स्थान है, तीसरा स्थान है। ठीक है, पॉइंट करके लिख लो, प्रथम स्थान, प्रथम स्थान अंग्रेजी का है। ठीक है, अब देख लो ध्यान से, यहां सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोली जाती है। ठीक है, कोई भाषा आती हो तुम्हें ना आती हो, किसी भी देश चले जाओ केवल अंग्रेजी आती हो तो आप बात कर सकते हो। जो दूसरी भाषा है वो चीनी भाषा है, चीनी भाषा, जिसको बोलते हैं मंदारी, मंदारिन ना, मंदारिन। और तीसरी कौन सी है? अपनी हिंदी भाषा। ठीक, तीसरी है अपनी हिंदी भाषा। इतना नोट कर लो, मान लो एग्जाम में पूछ ही ले, क्योंकि विविध से हिंदी संबंधित अब पूछ लेता है ना, कभी कभी जो टॉपिक देता है उससे हट के पूछ लेता है। और टॉपिक ये भी है भाई, हिंदी का सामान्य परिचय से भी तो उसमें दे रखा है ऑप्शन में, यूपी पुलिस वाले में, है ना, सामान्य परिचय से भी दे सकता है। ठीक, इतना नोट कर लो। इसके बाद हम बात चर्चा करेंगे राजभाषा पर, इसके बाद हम चर्चा करेंगे राजभाषा पर। मिटा दें? चलिए हम बात करते हैं राजभाषा पर। चलिए बताइए, हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? बताइए। हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया है? 1900। बहुत सही, काफी आगे निकल गए हो फिर। अब दिन भी बता दो, वो तारीख भी बता दो। तारीख तो पता ही होगा सबको, ये भी नहीं पता? हाँ, 14 सितंबर। हाँ, 14 सितंबर, 14 सितंबर 1949 ईस्वी। 14 सितंबर 1949 को हिंदी क्या हुई है? हाँ, और किसके द्वारा किया गया था? को हिंदी को संविधान द्वारा, संविधान द्वारा राजभाषा, राजभाषा घोषित किया गया, घोषित
किया गया। ठीक है, ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में कि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी संविधान द्वारा राजभाषा घोषित किया गया। अगर आपसे पूछ ले हिंदी को संविधान द्वारा राजभाषा कब घोषित किया गया, सन पूछ ले, तो क्या हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। और 14 सितंबर 1949 को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? हाँ, 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाया जाता है। कई बार पूछा भी एग्जाम में, बहुत आता था हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है 14 सितंबर को? क्योंकि इसको राजभाषा घोषित किया गया था 14 सितंबर 1949 को। इसी के उपलक्ष्य में कहा गया कि जब 14 तारीख को किया गया है तो 14 तारीख को ही हम हिंदी दिवस भी मनाएंगे। क्लियर? समझ में आ गई कि नहीं? अच्छा ये बताइए, इसको संवैधानिक रूप से मान्यता कब प्राप्त हुई थी हिंदी को? हाँ, 26 जनवरी 1950 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में संवैधानिक जो है मान्यता प्राप्त हुई थी। ये भी लिख लो, ये भी पूछ सकता है। 26 जनवरी 1950 को हिंदी संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। ठीक है, ये डेट याद रखना, कभी कभी डेट ही पूछता है। ठीक, ये हो गए तुम्हारे 3 प्रश्न यहाँ पे। ठीक, अगर संवैधानिक मान्यता की बात करेगा तो 26 जनवरी 1950। ठीक, नोट कर लो इसको भाई। अच्छा ये बताओ, हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी। ऐसा भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा गया है? हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा गया। देवनागरी लिपि भाषा में लिखा गया है। भाषा में लिखा गया है। अब प्रश्न पूछ ले हिंदी भाषा को किस भाषा में लिखा गया है, तो देवनागरी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा प्रश्न? चौथा प्रश्न हो गया। ठीक है, यहां से भी पूछ सकता है, इस बार कहीं से भी पूछे यूपी पुलिस में, बचना नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा ये बताओ, जो अंग्रेजी भाषा थी, अंग्रेजी भाषा जब थी उसको कितने सालों के लिए रखा गया था प्रशासनिक तौर पे? कितने सालों के लिए रखा गया था? जो अंग्रेजी भाषा थी उस शासनिक प्रयोजन के लिए कितने सालों के लिए रखी गई थी? भाई जब देश आजाद हुआ था तो उसके बाद सब लोग सारे काम तो हिंदी में, पहले तो अंग्रेजी में थे सारे काम, ज्यादातर अंग्रेजी में थे, तो इतनी जल्दी उसको हटाना और हिंदी में करना संभव ही नहीं था। तो उसको कुछ एक समय दिया गया था, बढ़ाया गया था कि इतने समय के लिए
जो होगा, ठीक है, प्रशासनिक कार्य, प्रशासनिक प्रयोजन के लिए रखा जाए। कितने साल के लिए बढ़ाया गया था अंग्रेजी को? 15 वर्षों के लिए किया गया था। हाँ, अरे तो कुछ चीजें हैं अंग्रेजी में, अंग्रेजी नहीं सीखोगे तो कहाँ जाओगे? इंडिया में रह जाओगे। वार्तालाप करनी कहीं बाहर जाके, विदेश के जो सपने देख। और क्या, हिंदी बहुत अच्छी भाषा है, खराब भाषा कैसे हो जाएगी? सबसे अच्छी, देखो हमारी मातृभाषा हो गई ना अब वो, है ना? नहीं, ये कह रहे हैं कि जैसे हिंदी का, तो हम कहा अगर बाहर जाना तो क्या करोगे? भारत में केवल वार्तालाप करनी है? भाई हमको दूसरे देश से भी संबंध बनाने हैं, दूसरे देश भी जाने हैं, दूसरे से भी वार्तालाप करनी है। अब मान लो हम हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, तुम लोग अंग्रेजी मीडियम से पढ़े हुए, आगे अंग्रेजी में कुछ बुदबुदा दियो, पता ही नहीं चल रहा हमका कहा बोल गए हो, है ना? तो हमहू को थोड़ा जानकारी हो चाहिए, इसलिए सरकारी स्कूल के बच्चों को यहाँ अंग्रेजी पढ़ावा जाती है ना, बोलो, ठीक है? काफी लोग आओ भाई अंग्रेजी में बोला, तम तो साफ करे भाई समझी थी लेकिन बोलना पाए, थोड़ा हिंदी में बोल दियो, है ना, ज्यादा बेइज्जती ना हो। हाँ, यही लेकर दे भैया, अंग्रेजी समझी थी पर जवाब नहीं दे सके थे, ये ले थोड़ा हिंदी में बोलो। हमारे दुकान में एक जने आए भाई, बोले लगे अंग्रेजी में, हम कहा दादा हिंदी नहीं आवत का? कहन बच्चा आवत ही, हम कहा बस अब आवत है तो है पूरी, अब हिंदी में बोलो, हमसे बात करो। बोले लाग, बताए ना अपन परिचय वर्चय भाई कि हम प्रिंसिपल है, हम कहा यही लिए तुम्हें लक्षण दिखा। हम कहा अरे दुकान खोले न, इतने पढ़े लिखे। कहन बच्चा कितना पढ़े हो? हम कहा दादा कक्षा 10 पढ़े। कहन कंप्यूटर तो चला लिया दो। हम कहा कक्षा 10 पढ़े नहीं भैया, हमें सिखाई नहीं, मैं बड़े भैया हैं, चला लेते हमको सिखाई नहीं। कहन चलो ठीक है, बताओ एक ना चाहिए कब कहूगा कितने पढ़े हो, बता दो तो सामने वाले की औकात नहीं पता चलत, कम बता दो तो की औकात पता चल जाती। जैसे कक्षा 8 बता दियो, फिर तुमका लपेटे लगी हुआ, समझ जाओ कैसा आदमी है। जब बता दो हम पढ़े लिखे हैं तो तुरंत शांत हो जाइए, तुमसे बोलबे नहीं करी, शांत रही, है ना? तो हमसे तो को पूछा तो हम तो यही बताए कक्षा 10 पढ़े हैं, कक्षा 10 के ऊपर उतने ना। हमारे साथ कई बार घटना है भाई, यही के इसके साथी आए फार्म डलावे, कहन भैया आप फार्म डाल ले हो कि ना डाल भैया? हम कहा कितने फार्म डाले हो आज तक? कहन भैया हम डाल लेते। हम कहा कितने फार्म डाले हो आज तक? कहें 3-4 ठे डाले ना। हम कहा 3-4 ठे में तुम्हारे शुरू है, तुम्हारे इसके पता नहीं कितने फार्म हजारों में बच्चे डाल खत्म कर देना है। तब तक बगल वाला कहे जा रहे इनसे कहाँ सर्विस पूछो तो ऑनलाइन पढ़ावत, आखिर आखे लागे मैं। चलो भाई आगे देखते हैं। हाँ, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के साथ ही भारत में राजभाषा नीति भी लागू हुई थी ना। और भारतीय संविधान के भाग 17 और अनुच्छेद 343 से लेकर 351, इसमें क्या है? राजभाषा का उल्लेख है ना? थोड़ी सी चाय पी लें, नहीं थोड़ी थोड़ी पियेंगे, खत्म हो जाएगी, कोहरा बहुत है ना आज। अच्छा, 8वीं अनुसूची में क्या रखा, क्या है? भाषा कितनी भाषा? 22 भाषा। कोई 5 भाषा बताओ हमको, कोई 5 भाषा बताओ। हाँ, मलयालम, तेलुगु है कि नहीं है इसमें? तेलुगु, कन्नड़, कन्नड़ भी है। अच्छा, और उड़िया है कि नहीं है? उड़िया है। चलिए ठीक है, बस इतना याद रखना है कि इसको मिटा देते हैं पहले ना। नोट हो गया ना ये?
देखो, भाग 17 और अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा का उल्लेख है। इसका है, राजभाषा का उल्लेख है। ठीक है, उल्लेख है, राजभाषा का उल्लेख है। ये भी नोट कर लो, इतना भी। ठीक है, इतना भी नोट कर लो। राजभाषा का उल्लेख है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट लिख लो, अनुसूची 8 में 22 भाषा का उल्लेख है ना, 22 भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। 22 भाषा लिखने की जरूरत तो है नहीं, है ना, बस इतना याद रखो। नहीं, कभी कभी देता है एग्जाम में, ऑप्शन में देता है ना, 4 भाषा दे देता है, पूछता है बताइए 22 भाषाओं में कौन सा नहीं है, पूछता है बताइए इसमें से कौन सा नहीं है। चलिए अगला पॉइंट लिख लिए, भाग 5 और अनुच्छेद 120। भाग 5 और अनुच्छेद 120 में क्या है? इन्हीं 343 से लेकर 351 वाली में 100 अनुभाग 5 अनुच्छेद 120 सारे नहीं पढ़ने, जो इंपॉर्टेंट है भाषा संबंधित वही पढ़ने, है ना। 120 इसमें क्या है? हाँ बिल्कुल सही, संसद में प्रयोग होने वाली भाषा, संसद में प्रयोग होने वाली भाषा। अब ये नहीं है संसद में कि आपको हिंदी आती है, वो मतलब कि सबको हिंदी ही बोलनी है, सबको अंग्रेजी ही बोलनी है। जो जिस राज्य से आता है वो अपने राज्य की भाषा बोल सकता है, उसको आजादी है ना। हम उत्तर प्रदेश से जाएंगे तो अपनी भाषा बोलेंगे, कोई किसी दूसरे राज्य से आएगा तो अपनी भाषा बोलेगा। काफी राज्यों से मतलब ये है कि जैसे तमिलनाडु वाले हैं तो उनको हिंदी हिंदी बहुत ही कम आती है, आती ही नहीं ज्यादा, तो अपनी भाषा में बोलेंगे, तो अधिकार है उनको। और मिलता कहां से है? किस अनुच्छेद से? 120 से। ठीक, इसके बाद अगला है भाग 6। भाग 6 अनुच्छेद कौन सा होगा इसमें? अनुच्छेद होगा 210, अनुच्छेद 210। चलिए बताइए इसमें, विधानमंडलों में, विधानमंडल नहीं, विधानमंडलों बोला करो, केवल विधानमंडल का मतलब एक हुआ फिर, है ना। हाँ विधानमंडलों में, विधानमंडल कहाँ कहाँ है? लो, खाली उत्तर प्रदेश में थोड़े है। विधानमंडलों में प्रयोग होने वाली भाषा, विधानमंडल वाला। ठीक है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? प्रथम राजभाषा आयोग का गठन
अच्छा, किसकी अध्यक्षता में हुई थी? हाँ, किसकी अध्यक्षता में हुई थी बताइए? हाँ, बीजी खेर, सही है। बीजी खेर कब हुई थी? हाँ, 49 पर? 49 में नहीं हुई थी। 49 में तो हिंदी के भाषा का वो हुआ था, 14 सितंबर 1949 को। बताइए। 7 जून 1955 को कब हुआ था? 7 जून, लिख लो। 7 जून 1955 में बीजी खेर की बीजी खेर की अध्यक्षता में क्या हुआ था? कि अध्यक्षता में क्या हुआ था? राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। बीजी खेर ये पूछ सकता है कि जो राजभाषा आयोग का गठन हुआ था, ठीक है, सब कुछ दे देगा। 7 जून 1955 में राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। पूछेगा किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बीजी खेर। फिर दोबारा इसमें एक प्रश्न और बनेगा। 7 जून 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में गठन हुआ था। काहे का गठन हुआ था पूछ लेगा, तो राजभाषा आयोग का। एक ही प्रश्न में 2-3 प्रश्न बना सकता है एग्जामिनर, ठीक। इसके बाद अनुच्छेद 345। 345 क्या कहता है? राज्य मत बोला करो। हाँ, राजभाषा। अनुच्छेद 345 अगला लिख लो, अनुच्छेद 345। अच्छा, शॉर्टकट में लिखा है तो इतना पता चल जाएगा ना। हाँ, काफी लोग अनु पढ़ते हैं, है ना। अनुच्छेद पढ़ा करो, नए नए लड़के पढ़ लेते हैं भाई। इसमें क्या है? हाँ, इसमें प्रादेशिक भाषाओं का प्रावधान है ना। प्रादेशिक, प्रादेशिक का मतलब क्या हुआ? हाँ, प्रादेशिक भाषाओं का प्रावधान। अभी तुम लोगों को शायद जीएस वीएस में भी पढ़ाया जाए, है ना। हिंदी में तो है ही है ये, जीएस में भी बताया जाता है। अनुच्छेद जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें ये वहां भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन हिंदी में सामान्य परिचय में के अंतर्गत आता है तो हम कहा बता ही दें इसको, है ना। अभी तो संविधान जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा तुम लोगों को इसको, है ना। अनुच्छेद 46 क्या कहता है? 46 बताइए। 46 में क्या प्रावधान है? 46 का काम क्या है? अनुच्छेद 46 में क्या है कि एक दूसरे राज्य जो हैं, जैसे मान लो हम उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु गए, तो हम अपनी ही भाषा में बोलेंगे, और उधर ट्रांसफर करने वाला, वो क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसलेट करने वाला हमारी भाषा ट्रांसलेट करेगा, है ना। तो एक दूसरे राज्य के अंतर्गत, ठीक है। एक राज्य से
दूसरे राज्य के बीच, है ना, संवाद, या संघ के बीच संवाद। संघ के बीच का मतलब समझते हो? संघ के बीच का मतलब समझते हो क्या होता है? संघ के बीच का मतलब क्या है? संघ नहीं पता? अरे मतलब होता है केंद्र सरकारी तो होता है ना। हाँ तो संघ ही तो कहते हैं। हाँ संघ के बीच का हो या केंद्र सरकार, केंद्र के बीच का हो ना। राज्य होता है, राज्य के अंतर्गत होता है, केंद्र सरकार के अंतर्गत भी तो होगा। ठीक। तो अब इसमें 6-7 अनुच्छेद और बचे हैं ना। 48 है, 49 है, 50 है, फिर 51 है। ठीक। इस पे चर्चा कल कर लेंगे, आज समय हो गया है। और जीएस वाले सर आ भी गए हैं, आप लोग जीएस पढ़िए। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। हमका दियो विदाई, हम चलिए अपने घर। ठीक, चलिए तब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।